अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेट ऑफ रिएक्शन वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब इस सब का ओवरऑल किस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं और इस सब के ओवरऑल रिवीजन फास्ट रिवीजन मैं करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल में ये सब चीज़ें समझनी है तो इनके ऊपर मैंने हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अब मैं आप लोगों को फास्ट रिवीजन कराने लगा हूँ और साथ में ये बताऊँगा कि किस तरह के एमसीक्यूज और किस तरह के क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि इसमें देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट की भी। अगर रिएक्टेंट की चेंज हो रही है तो उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अगली बात हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास टेम्परेचर होता है। अब ये बात ध्यान रखें कि जैसे हमारा रेट जो होता है ना टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उस केस में भी आप ध्यान रखें कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। और इसके अलावा बात करें अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारा जो होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि हमने उसको तो वैसे ही टेम्परेचर चाहिए होता है ना, जो हमारे पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को तो वैसे ही हीट वगैरह चाहिए होता है। जब हम हीट देते हैं उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसके लिए फेवरेबल होता है। और एक्सोथर्मिक के लिए हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। अब अगली बात आती है हमारी कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट आपको पता है कैटलिस्ट का क्या काम है, स्पीड अप कराना रिएक्शन को। ठीक है, अब रिएक्शन को स्पीड अप कराता है वो, तो स्पीड अप कराने का मतलब हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हमसे क्या हो सकता है कि हमारे पास कैटलिस्ट का क्या फायदा है इक्विलिब्रियम पे, तो इसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, हमारे पास लेस टाइम में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जिस तरह हमने कहा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो है वो हमारा एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब हम क्या करेंगे इसके अंदर KMnO4 ऐड कर देंगे हमारे पास एफर्विसीन आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि ये जो रिएक्शन है बड़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, हमारे पास H2O2 की डिकम्पोजिशन KMnO4 की प्रेजेंस में बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो अगला पैरामीटर है वो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होती है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होती है कि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हमारा जो होता है लॉ ऑफ मैस एक्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अगर मैं रिएक्टेंट कम लूंगा तो मेरा रिएक्शन स्लो होगा, अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा लूंगा तो मेरा रिएक्शन भी क्या होगा, तेज होगा। इसी तरह अगर मैं पीएच ऑफ मीडियम की बात करूं तो हमारे रिएक्शन जो होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कहा एक हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात करें, आपको एंजाइम्स में पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक वाले एंजाइम्स किस पीएच पे काम करते हैं और ये वो। ठीक है, अब एंजाइमेटिक रिएक्शन जिस तरह पेरोक्सीडेज है वो 5.5 पीएच पे काम करता है और 5.5 से अगर बिलो पीएच होगी तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा हमने कहा अबव दिस पीएच बड़ा रैपिडली काम करता है क्योंकि उसके लिए ये जो पीएच है ऑप्टिमम पीएच है ना। तो इसके अलावा जो हमारे पास होगा कि हमारी पीएच जो होती है ना वो मेंटेन करने वाले कौन होते हैं, बफर्स होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी पीएच मेंटेन करने वाले कौन होते हैं, हमारी पीएच मेंटेन करने वाले बफर्स होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो पीएच होती है 1 to 7 वाली एसिडिक होती है और 7 to 14 वाली बेसिक होती है। तो मूव ऑन करते हैं आगे। अब देखें ये बात तो होगी कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ पे कैसे डिपेंड करता है। अब उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हमारे पास जो है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह अलग अलग से भी एक एक पैरामीटर बता के पूछा जा सकता है कि पीएच ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। अगर मूव ऑन करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने देखा कि क्या होता है। अब हमने कहा हमने इसको अगर मेजर करना है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास 7 टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक्स होती है कंडक्टोमेट्री। ठीक है, अब ये सब टेक्निक्स किस पे डिपेंड करती हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि हमारे पास टेक्निक्स किस पे डिपेंड करती हैं। ये डिपेंड करती है कि कौन सी हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, अब कंडक्टिविटी में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ आयंस चेंज हो गए तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। तो ये भी हमारे पास हमसे क्या है कि हमारे कंडक्टिविटी में हम इंक्रीज इन कंडक्टेंस फाइंड करते हैं या डिक्रीज इन कंडक्टेंस फाइंड करते हैं। हम दोनों चीजें फाइंड करते हैं, हम इंक्रीज इन कंडक्टेंस और डिक्रीज इन कंडक्टेंस दोनों चीजों पर ध्यान रखते हैं, दोनों चीजें फाइंड करते हैं। ठीक है, अब अगली बात है हमारे पास हमारा जो कंडक्टिविटी मेथड है इसमें हमारे पास जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हमने ये चीज को मेजर करना है जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है CH3 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 बना रहा है, तो इसकी कंडक्टेंस जो होती है डिक्रीज करती है टाइम के साथ साथ क्योंकि हमारे जो OH नेगेटिव आयंस है वो कंज्यूम अप हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे अब देखें कि हमारे पास क्या आता है। हमारी अगली टेक्निक आती है वो है पोलरीमीट्री। अब देखें पोलरीमीट्री में हमसे क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है कि हम पोलरीमीट्री में क्या चीज़ मेजर करते हैं, कौन सी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही होती है। पोलरीमीट्री में जो हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है वो हमारी ये होती है कि जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम गिवन सोल्यूशन में से पास करते हैं तो उसका एंगल चेंज होता है। ठीक है, अब वो एंगल इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब वो जो एंगल होता है ना उसी की अगर हम मेजरमेंट करें तो वही हमें बता देता है कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट कितना प्रोसीड कर गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा एंगल को रोटेट करता था ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लाइट है वो ऐसे जा रही थी, इस
सोल्यूशन में से, तो पहले वो इतने एंगल पे मुड़ गई, लेकिन जब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो वो उसका एंगल इधर को ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा एंगल चेंज होगा तो मुझे पता लगता रहेगा कि मेरा जो है रिएक्शन कितना प्रोसीड कर गया है। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि पोलरीमीटर में हम कौन सी चीज़ को बेसिस रखते हैं, तो यहाँ पे हम लाइट का जो एंगल चेंज हो रहा था उसको हम बेसिस रख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अलावा जो विलहेल्म था उसने हमारा जो था फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया था 1850 में, हमारा एमसीक्यू डेट वाइज भी आ सकता है। इसके बाद डायलेटोमेट्री हमारी जो होती है, डायलेटोमेट्री में हमने क्या चेंज करना, क्या मेजर करना होता है, वॉल्यूम चेंज मेजर करना होता है, ठीक है। इसमें हमारा कहाँ रिएक्शन होता है, कहाँ पे होता है, रिएक्शन सैंपल बल्ब में हो रहा था, और इसमें हमने वॉल्यूम चेंज में जारी बात है हमारा जो वॉल्यूम होगा या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। तो इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि हमने राइज को भी मेजर करना होता है और फॉल को भी मेजर करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे इसके जरिए फिर रेट ऑफ रिएक्शन बताते होते हैं। फिर आती है अगली स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा ही होगा कि इसमें हमने क्या करना है, यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि हम यू विजिबल लाइट फेंकते हैं और उसमें हमने चेंज इन एब्जॉर्बेंस मेजर करनी होती है, ठीक है। जिससे हमने डायलेटोमेट्री में वॉल्यूम चेंज मेजर करना था, तो इसी तरह हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेंज इन एब्जॉर्बेंस को मेजर करना होता है। हमारा चेंज इन एब्जॉर्बेंस जो होता है ना वो बढ़ती या कम होती है जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो एक थी लैम्डा मैक्स, ठीक है। लैम्डा मैक्स रिएक्टेंट के लिए और थी, प्रोडक्ट के लिए लैम्डा मैक्स और होगी, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए लैम्डा मैक्स क्या होगी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो एक वेवलेंथ को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल एक जो रिएक्टेंट है वो रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लैम्डा मैक्स रेड लाइट होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या पता लैम्डा मैक्स उसका रेड ना हो, उसका ब्लू हो, ठीक है, वो ब्लू में ज्यादा उसका लैम्डा मैक्स होगा, तो हम लैम्डा मैक्स को चेंजिंग वाली को मेजर करते हैं, ठीक है। इस तरह हम ln a अल्फा माइनस at वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। तो ये भी याद रखना कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, मतलब हमसे क्यों आ सकता है कि हमारे पास ln a अल्फा माइनस at को टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है, जिसको अगर हम स्लोप लें तो हमारे पास k आता है। k क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और हमारे पास स्लोप क्या होगी, रेट कांस्टेंट होगी के की, ठीक है। उसके बाद मैनोमेट्री जो होती है, ये देखिएगा गैस रिएक्शंस को मेजर करने के। तो गैस में हम लोग जब रिएक्शन को मेजर करते हैं हम प्रेशर चेंज को मेजर करते हैं। इसमें बेसिकली तो प्रेशर चेंज हमारा क्या होगा, ये देख लें कि हमारे पास जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है वैसे वैसे हमारा रिएक्शन वो जो होता है प्रेशर चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास जो ये आखिरी एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक CH2 है, मतलब एक इथेन है और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में 2 मोल है लेकिन प्रोडक्ट में 1 मोल है, ठीक है। अब इस तरह का हमें कोई और रिएक्शन भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यही रिएक्शन आएगा, हमारे पास कोई और रिएक्शन भी आ सकता है। एमसीक्यू में हमसे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहा है या क्या प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कैसे हो सकता है कि हमारे पास देखें कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 मोल है तो प्रोडक्ट में हमारे पास 1 मोल है, तो जब मोल कम हो रहे हैं तो हम कहते हैं हमारा प्रेशर भी ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर भी ओवरऑल कम हो रहा है, ठीक है। अब अगली चीज पे हम मूव ऑन करते हैं। अगली चीज़ जो है ना वो है हमारी पीएच मीट्री। पीएच मीट्री में हमने क्या करना है, हमने पीएच चेंज को मेजर करना है, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमारे रिएक्टेंट्स की पीएच और थी, प्रोडक्ट की पीएच और होगी, ठीक है। जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा हमारी पीएच क्या हो रही होगी, हमारी पीएच चेंज हो रही होगी। अब इसी तरह विस्कोमेट्री में हमने क्या चेंज मेजर करना होता है, विस्कोसिटी मेजर करनी होती है। हमारा रिएक्टेंट की विस्कोसिटी और होगी, प्रोडक्ट की विस्कोसिटी और होगी। जिस तरह हमने कहा हमारे पास यहाँ पे एक नॉन पॉलीमर था और जब इन्होंने मिलकर आपस में पॉलीमर बनाया तो पॉलीमर की विस्कोसिटी क्या हो गई, पॉलीमर की विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे हमारी विस्कोसिटी बन रही है हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। और आगे हमारे पास ये थी नॉर्मल टेक्निक्स, मतलब ओल्ड टेक्निक्स। अगर हमें पूछा जाए ना क्वेश्चन आ जाए कि राइट द ओल्ड टेक्निक्स, ठीक है, तो उसमें हमने ये वाली सब टेक्निक्स बतानी है, विस्कोमेट्री, पीएच मीट्री, सब ओल्ड टेक्निक्स थी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हमारे पास फ्लैश पायरोलिसिस, फ्लो टेक्निक और टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक आती है, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास जो है पहले हमारे पास जो फ्लैश पायरोलिसिस होती है, जैसे फ्लैश है, फ्लैश में हमने क्या करना है कि हमने लाइट को फेंकना होता है, पावरफुल फ्लैश ऑफ लाइट फेंकना होता है, ठीक है। इसमें आप ओवरऑल देख लें कि हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना है, फोटो फ्लैश से पावरफुल लाइट फेंकनी है रिएक्शन वेसल पे। रिएक्शन वेसल से लाइट जाएगी L1 से होते हुए वो किधर जाएगी, L1 से होते हुए वो इधर आ जाएगी, ठीक है। इधर हमारा जो ये होता है ना, इसे हम कहते हैं पूरे को स्पेक्ट्रोफ्लैश कहते हैं, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोफ्लैश में जब हमारी लाइट जाएगी तो यहाँ से किधर जाएगी, फोटो सेल में, फोटो सेल से जाएगी डिले यूनिट में, फोटो सेल से इससे पहले जाना है एम्पलीफायर में, ठीक है। अब ये इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसे, जो अरेंजमेंट होती है हमारी फ्लैश पायरोलिसिस की, उसमें ये किस तरह से अरेंज्ड हैं ये सारे, ठीक है। तो पहले फोटो फ्लैश आता है, फिर रिएक्शन वेसल आती है, फिर L1 आता है, फिर हमारा फोटो सेल आना है, फिर हमारे पास एम्पलीफायर आना है, फिर डिले यूनिट आना है, फिर हमारे पास ये जो आना है रिएक्शन वेसल से होता हुआ L2 से फिर स्पेक्ट्रोग्राफ में जाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सारा सीन होता है इसमें। तो ये था हमारा ओवरऑल क्या, फ्लैश पायरोलिसिस। अब फ्लो टेक्निक हमारे पास क्या आती है कि फ्लो टेक्निक में हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक रिएक्टेंट यहाँ पड़ा होता है, दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पड़ा होता है, ऊपर प्लंजर लगा होता है। जब प्लंजर को हम दबाते हैं तो ये रिएक्टेंट ऐसे जाता है, ये भी रिएक्टेंट ऐसे जाता है, यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर में जाते हैं। अब मिक्सिंग चैम्बर से होते हुए उन्होंने किधर जाना है, डिटेक्टर में जाना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना उनमें बड़ी रैपिड मिक्सिंग होती है, और रिएक्टेंट जो होते हैं ना यहाँ पे रिएक्शन ट्यूब में जाने के लिए 10⁻³ सेकंड यानी इतना कम टाइम लेते हैं, और फिर यहाँ पे आके हमारा जो होता है ना फ्लो स्टॉप हो जाता है, इसलिए हम इसे स्टॉप फ्लो मेथड भी कहते हैं। तो इसलिए जो रेट होता है ना इसको
डिटेक्टर में जो डिटेक्टर होता है वो स्पेक्ट्रोग्राफ बनाता है, यहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अगली बात हमारी जो आखिरी टेक्निक होती है इसमें होती है टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक। रेट को मेजर करने वाली जो आखिरी टेक्निक है वो कौन सी है? टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें क्या होगा? सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। हमने पहले एक सिस्टम को डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? हम उसका टेम्परेचर जंप करा सकते हैं या प्रेशर चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम जो है कौन कौन सी चीज़ों को के जरिए हम टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हमारी टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक बेस करती है। तो वो दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? वो एक पैरामीटर है टेम्परेचर और दूसरा पैरामीटर है हमारा प्रेशर। ठीक है, हमारा प्रेशर जंप कराएंगे, हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको एक टाइम लगेगा वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए, तो हम वो टाइम मेजर करेंगे, हम वहां से रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा काम है प्रेशर जंप। हम क्या करेंगे? ओवरऑल प्रेशर चेंज करेंगे। ठीक है, या बल्कि हमारा पहले जो हो गया टेम्परेचर चेंज करेंगे। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम वापस अचीव होने के लिए ना कुछ स्पीड होगी थी, हम उस रेट को मेजर करेंगे वापस इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए, तो वो रेट हमें बता देगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसी तरह हमने क्या करना है? हमने प्रेशर जंप करानी है, प्रेशर चेंज कराएंगे तो इसके जरिए भी हम जो है टाइम मेजर करेंगे कि कितना टाइम लगेगा उस रिएक्शन को वापस अपने इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक। अब टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक के बाद जो हमारी अगली टेक्निक है वो कौन सी है? वो है मतलब ये हमारा हो गया ना तीनों टेक्निक्स भी पूरी हो गई। हमने जो है ओल्ड टेक्निक्स भी पढ़ ली है मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन की, और हमने न्यू टेक्निक्स भी पढ़ ली है रेट ऑफ रिएक्शन की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब अगली चीज जो हमने पढ़नी है वो है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तो होता है ना जिसे हमने मेजर करना होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। पहला है मेथड हमारे पास मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट। अब देखिए कि हमारा जो पहला मेथड है वो कौन सा? मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट। अब मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट में क्या होना है? हमने वैल्यू ऑफ एक्स को चेंज करना है। हमने वैल्यू ऑफ एक्स को नोट करना है, चेंज नहीं करना, हमने वैल्यू ऑफ एक्स को नोट करना है। हमने t = 0 पे नोट किया, t = 5 पे नोट किया, t = 10 पे नोट किया। ठीक है, हमने नोट करके क्या करना है? अगर हमारे पास फिर हमने के की वैल्यू निकालनी है ना, रेट ऑफ कांस्टेंट की, हमने क्या करना है? हमने एक्सपेरिमेंटल सीरीज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट डिफरेंट टाइम टी फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है क्या आ सकता है कि हमारे पास मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट जो है उसमें दो कौन कौन से मेथड हैं। एक मेथड है जिसमें हम वैल्यू ऑफ एक्स को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक मेथड है जिसमें हम ग्राफ बना रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो इसमें दो सब मेथड है, उसमें पहला मेथड जिसमें हमने वैल्यू ऑफ एक्स को मेजर करना है टाइम टी के साथ साथ। ठीक है, और इसके साथ फिर हमने क्या करना है? हमने के की वैल्यू निकालते रहना है। ठीक है, जब हमारे पास के की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई तो हमें पता लग जाएगा हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, और अगर हमारी के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आई तो फिर हमने चेंज करना है, थोड़ा सा पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करेंगे, फिर दोबारा से मेजर करेंगे, फिर हमारे पास पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब अगली बात हमारे पास है कि हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। अगर ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हमारे पास जो हम इससे बता सकते हैं हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब ये देखें कि हमारे पास अगला जो है इसमें आता है हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, अब हाफ लाइफ क्या होती है? आप लोगों को पता है कि हाफ लाइफ मेथड में क्या होगा कि हमारे पास हाफ लाइफ क्या होती है? द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू मतलब वो हाफ रहते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट टू द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होता है? हाफ लाइफ होती है। अब हमने इसी हाफ लाइफ को मेजर करना है तो हम सब कुछ बता सकते हैं। आपको जो बेसिक हाफ लाइफ का फार्मूला आता है ना वो क्या होता है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 - n। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लें कि हमारे पास यहाँ से एमसीक्यूज कैसे आ सकता है कि हमें डिफरेंट तरह की क्वेश्चन दी जा सकती है और बताएंगे कि इनमें से हाफ लाइफ इक्वेशन कौन सी है, तो हम बता देंगे हमारे पास ये वाली जो है हाफ लाइफ इक्वेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमसे क्या पूछ सकते हैं कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारी जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में हमारी जो हाफ लाइफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो वो किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। जो हमारी फर्स्ट लाइफ में होती है ना, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 के होती है, वो किसी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की नहीं होती। तो हम कहते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इस तरह जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि हम जो हाफ लाइफ है ना उसको ग्राफिकली भी मेजर कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे मेजर करेंगे? हम एक जो होगा यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे। ठीक है, फिर हमने एक स्लोप देनी है इसको यहाँ से ऐसे और इसको हमने नीचे मिला देना टाइम के साथ। ठीक है, हमें पता लग जाएगा कि हमारा 0.5 मोलर कंसंट्रेशन थी तो किस टाइम पे थी। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो तो हम जो भी आगे करके इसका हाफ लाइफ वगैरह फाउंड करके और इसका हम वो भी बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह सब मेजर कर सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसमें ए रिएक्टेंट है, वो किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं।
अब डिफरेंशियल मेथड में देखें कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए की पावर a, ठीक है। अब हमने कहते हैं अगर हम इसको जनरली देखें तो हम इसको क्या कह देंगे c कह देंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमको कह देंगे c और इसकी जो पावर है उसको हम क्या कह देंगे n कह देंगे, ठीक है। हमारे पास है कि अगर हम नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं तो नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड लेने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया, हमने यहाँ भी नेचुरल लॉग लिया, ठीक है। फिर हमने इसको ये चीज़ अलग है, ठीक है, मैंने कन्वर्जन बताई थी लास्ट वीडियो में, तो ये वो तब का लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ तक है, ठीक है। इसको यहाँ से देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या ln dc ओवर dt ln के की पावर के सी की पावर n है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या लिया, हमने यहाँ से वो लिया है क्या कहते हैं नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग जो है वो क्या करेगा, नेचुरल लॉग के दरमियान में मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाएगा, n जो है पीछे चला जाएगा, n ln c, ठीक है। ये बेसिक्स हैं सारे। और यहाँ से आपको जब इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा जो y है, हमने y एक्सिस पे यानी जो हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ में हमने y एक्सिस पे क्या रखना है, y एक्सिस पे हमने dc ओवर dt रखना है, ठीक है। ln dc ओवर dt हमने किस पे रख देना है, y एक्सिस पे। और हमने x एक्सिस पे क्या रखना है, ln c, ठीक है। x एक्सिस पे क्या रखना है, ln c, ठीक है। हमने प्लॉट कर देना है फिर कंसंट्रेशन का। ये मतलब हमारा एक ग्राफ बन जाएगा ना, हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है कि हमारे पास अगली चीज़ कि हमने अगर हम प्लॉट करें ग्राफ को कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे, और उसके बाद हम क्या फाइंड करें, हम रेट फाइंड करें, रिएक्शन का रेट फाइंड करें डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें कि हम ड्रॉ करें टेंजेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड मेक अ स्लोप। फिर हम क्या करें, स्लोप बना दें उसकी, ठीक है। तो हमें वो स्लोप से रेट ऑफ रिएक्शन पता लग सकता है, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगता है। अब अगली चीज़ है हमारे पास ये कि हमने के फाइंड करना है। अब देखें ना, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हमने अगर फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, अगर हमें फाइंड करना है के की वैल्यू, ठीक है, तो के के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें dc ओवर dt वर्सेस ln c का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास स्लोप आ जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी स्लोप है वो हमें क्या बताती है, तो ये स्लोप हमें n बताती है। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली स्लोप है ना जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं ln dc ओवर dt, और ln c का जो हम स्लोप बनाते हैं, मतलब जो ग्राफ बनाते हैं, इसमें इसके जरिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। और जो हमारा जो ये वाला है, इसके जरिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते। ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है, यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर इस वाले से कर सकते हैं, इस वाले से, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारे पास उसकी जो रेट इक्वेशन होती है क्या होती है, के इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ठीक है। यहाँ पे टी को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, के टी इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ पे आप देख लेंगे हमारे पास के टी इज इक्वल टू एक्स है, ये एक्स है, और जो एक्स है उसको हमने इधर रखने दिया, हमने के टी के साथ एक प्लस जीरो लगा दिया ना एक्स्ट्रा, बस थोड़ा सा प्लस जीरो लगा दिया है ताकि हम सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। हमारी सी क्या होगी, जीरो होगी, जो हमारा हो गया एक्स जो हो गया, एक्स की वैल्यू टी होगी और वाई की वैल्यू एक्स होगी, ठीक है। जो हम ग्राफ बनाएंगे, अब वाई की वैल्यू में क्या है, एक्स है, तो हम वाई की जगह एक्स पुट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है उसकी वैल्यू में क्या है, टी है, तो हम यहाँ पे टाइम पुट करेंगे। इसका जो स्लोप लेंगे वो हमें क्या बताएगा, के बताएगा। आप ये देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास जो y है उसमें हमने क्या पुट करना है, ln a माइनस x, जो हमारा x है उसकी जगह t पुट करना है, और c जो है हमारा क्या होगा, ln a होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या सीन है कि हमने y में क्या पुट करना है, ln a माइनस x, तो y में हमने ये पुट किया, और x की जगह हमने क्या पुट करना है, टाइम, और हम इसका स्लोप लेंगे तो इसका स्लोप ऐसा आएगा। हमें ऐसे भी आ सकता है कि हमें ग्राफ दिया होगा, हम बताएंगे कि ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। तो आप ये देख लेंगे हमारे पास इस तरह का जो ग्राफ होता है ये कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। जो इस तरह से ग्राफ होता है ये कौन सा होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती, तो अगर हमें इस रिएक्शन में स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारा होता है। अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कहा था अगर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती हम सेकंड ऑर्डर पे जाते हैं। सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो y है वो होगा 1 ओवर a माइनस एक्स। तो हमने y में क्या रखना है, 1 ओवर a माइनस एक्स रख देना है, ठीक है। और जो हमारा x होगा, x के जो हमने क्या रखना है, टाइम, और हमारे पास ये आ जाएगा स्लोप। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है तो हमारा सेकंड ऑर्डर, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो हमें क्या करना है, थर्ड ऑर्डर करना है। अब ये सब चीज़ें हो गई हमारी, मतलब बेसिकली क्या क्वेश्चन होते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें से MCQs क्या क्या आ सकते हैं, वो में मतलब ग्राफ दे सकते हैं, और ग्राफ में से हमसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, मतलब किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, या हमसे क्या कहेंगे कि जो हमारा है इक्वेशन दे सकते हैं, और इक्वेशन से हमें पूछ सकते हैं कि किस जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक इनको चीज़ों को याद कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आइसोलेशन मेथड है। आइसोलेशन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने वेरी कंसंट्रेशन करनी है वन रिएक्टेंट की, ठीक है, कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट। हमने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करें, तो नहीं, हमने जब एक की चेंज करनी है तो हमने दूसरे को क्या रखना है, हमने दूसरे को कांस्टेंट रखना है। हमने जब एक की चेंज की तो दूसरे को क्या रखना है, हमने कांस्टेंट रखना है। अगर हम दूसरे की चेंज करेंगे तो हमने पहले वाले को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ये था इसमें ओवरऑल। तो अब हमने क्या करना है
कि इसमें हमारा जो एन अदर वे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम के ऑब्जर्व फाइंड करते हैं। के ऑब्जर्व फाइंड करने का हमारा क्या तरीका होता है कि हम एस्टर और प्लस OH हमारा एक जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम OH की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर जब मेरी OH की कंसंट्रेशन थी तो मेरी के ऑब्जर्व x थी, 0.2 पे y थी, 0.3 होगी इसकी कंसंट्रेशन तो हमारा z थी। तो हमने प्लॉट क्या करना है, ऑब्जर्व के की वैल्यू जो ऑब्जर्व हुई है उसको हमने वर्सेस बनाना है OH के, ठीक है। और अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी तो स्ट्रेट लाइन के जरिए हमारे पास स्लोप आएगी, उस स्लोप को हम के फाइंड करेंगे और वहां से हम बता सकते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे बताती है कि हमारा जो है ये वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये था हमारा बेसिक के इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं जो हमारा थ्योरी टाइप है, ठीक है। अब थ्योरी टाइप में हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने सर बता दिया है। अब हमारे पास अगली चीज है कि हमारे पास इनमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें से हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंशियल मेथड ओवरऑल पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल मेथड के जरिए हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ हमें ये पूछा जा सकता है कि हम हाफ लाइफ मेथड के जरिए ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास इस तरह भी आ सकता है कि हम वो जो मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें से हम फ्लो टेक्निक के जरिए कैसे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको डायग्राम को इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, ठीक है। हमें फ्लो टेक्निक से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें। इसी तरह हमें आ सकता है कि हम जो है हमारा जो प्रोसेस ऑफ डायलेटोमीट्री है, ठीक है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इस तरह के किसी काफ़ी तरह की जिस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैनोमेट्री है, ठीक है। इसका हमें ये भी आ सकता है कि हम डायग्रामेटिकली कैसे मेजर कर सकते हैं इनका जो है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगली बात है हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशंस भी हैं। तो उनको हम क्या करेंगे कि उनको हम बेसिक डेरिवेशंस है ना उन्हीं को हम प्रिपेयर कर लेंगे। उसमें से बस यही आएगा कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर है वो रिएक्शन उसकी डेरिवेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन क्या है, जीरो ऑर्डर की थर्ड ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन क्या है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डेरिवेशन आ सकती है और फिर हमारे पास उनका जो ग्राफ है, ठीक है, वो भी आ सकता है। अब जो हमारे पास है ना अपोजिंग रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, इसमें हमारे पास तो बस सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन आएगी, उसमें से और कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो है ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस जो हमारा है डॉक्टर सफदर का। तो अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।